चाय पीते पीते गहना सोचने लगी कि कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और एक छोटा सा मेहमान उसके आंगन में किलकारियाँ मारेगा। सोचने में मगन गहना चाय पीकर कप किचन में रखने गई, तभी कॉल बेल बज उठी। सामने गहना का पति हितेश था। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरा मन नहीं किया काम पर जाने का, गहना ने जवाब दिया। गहना इस आस से हितेश के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने की बात जानकर शायद वह परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा। मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बुझी सी गहना रसोई की ओर चल पड़ी। शादी के 4 साल बाद गहना माँ बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर हितेश कुछ खास खुश नहीं था। गहना अकेले ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और कभी हितेश को कुछ कहती तो काम का बहाना बनाकर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से हितेश को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपजे। इसी उम्मीद से वह सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की बात है, बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और हितेश की कमाई से घर मज़े से चल रहा था। पार्लर की मालकिन गहना की हुनर की कायल थी। एक तरह से गहना के हाथों का ही कमाल था जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। गहना के इस नाजुक वक्त में सैलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब कभी भी जी मचलता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हितेश स्वभाव से रूखा था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की ज़रूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्शों वाली डॉली नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। हितेश के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी हितेश पर ही थी। डॉली उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई डॉली कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि हितेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फ़ायदा उठाने लगी। डॉली का जादू हितेश पर चला तो वह उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने लगा। डॉली बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती जिन्हें हितेश दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती। उसे बस उस पैसे से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले हितेश के दबदबे की वजह से डॉली की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते। अपने यौवन और शोक अदाओं के बल पर डॉली हितेश के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। उसकी और हितेश की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए हितेश उसे महंगी गिफ्ट्स देता। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। हितेश का मकसद डॉली को पूरी तरह से हासिल करना था और डॉली भी खूब समझती थी कि क्यों हितेश उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा है। पहले हितेश ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक गहना उसका इंतज़ार करती रहती और फिर अकेले ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से हितेश के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर गहना नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज़ धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे हितेश की पैंट की जेब से मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। हितेश फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो गहना ही ज़बरदस्ती उसे खींच ले जाती। उसने हितेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। बात आई गई और हो गई।
इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन हितेश के बटुए में गहना को सुनार की दुकान की एक रिसिप्ट मिली। संकित गहना ने हितेश की घर लौटते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। डॉली को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए हितेश ने एक गोल्ड रिंग बुक करवाई थी, लेकिन किसी सातिर अपराधी की तरह हितेश उस दिन सफ़ेद झूठ बोल गया। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने गहना को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए ही पर्ची उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद से हितेश कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। गहना की डिलीवरी का समय नज़दीक था। हितेश ने उसके जाने का इंतज़ाम कर दिया। गहना अपनी माँ के घर चली आई। अपने मायके पहुँचने के कुछ दिन बाद ही गहना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे मधुर के साथ बीतने लगे। 4 दिन गहना और बच्चों के साथ रहकर हितेश ऑफिस में जरूरी काम की बात कहकर लौट आया। गहना के न रहने पर वह बिल्कुल आज़ाद पंछी था। अब उसकी और डॉली की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी छिपी बातें करने लगे थे, मगर हितेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में डॉली का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो गहना ने हितेश को फ़ोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में हितेश ने गहना को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। गहना को हितेश की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीतने को आए, मगर हितेश उसे लेने नहीं आया तो उसने हितेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो गहना को फिक्र होने लगी। आज तो संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा। दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाज़ा खोलने में, वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देख गहना हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही डॉली बिजली की तेज़ी से वापस अंदर चली गई। हितेश ने गहना को यूँ इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख गहना का माथा ठनका। गुस्से में गहना की त्योरियाँ चढ़ गई। पूछा, कौन है यह? यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? हितेश अपनी शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। डॉली उसके साथ काम करती है, यह बताने के साथ ही उसने गहना को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह डॉली इस शहर में नई आई है। रहने की कोई ढंग की जगह न मिलने की वजह से वह उसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने मुझे यह फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारे और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। हितेश ने उसकी गोद से लेकर मधुर को सीने से लगा लिया। गहना का सा कभी भी दूर नहीं हुआ था कि तभी डॉली बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत से वुमेन हॉस्टल भी तो हैं, तुमने वहाँ पता नहीं किया? गहना बोली। जी है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। हितेश और डॉली अपनी मक्कारी से गहना को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। गहना उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी। डॉली के अकेली औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था तो उसने डॉली को कुछ दिन रहने की इजाज़त दे दी। हितेश की तो जैसे बांछें खिल गईं। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वह अपने को दुनिया का सबसे खुश नसीब मर्द समझने लगा। गहना के आने के बाद हितेश और डॉली की प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते हैं। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकलें ताकि किसी को शक ना हो। गहना के सामने दोनों ऐसे पेश आते
जिससे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। गहना घर की मालकिन थी तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े ही अंतराल बाद डॉली उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर हितेश अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज ही था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उससे चुहल भरे लहजे में बात करते। उनकी आंखों में डॉली को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज़्यादा दिखती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, हितेश और गहना के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। गहना की जो जगह उस घर में थी, वह जगह अब डॉली लेना चाहती थी। वह सोचने लगी, आखिर कब तक हितेश की खेलने की चीज़ बनकर रहेगी। कभी ना कभी तो हितेश इस खिलौने से ऊब जाएगा। डॉली को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। हितेश के पास ओहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर डॉली को अपना फ्यूचर सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू कर दिया। वह हितेश पर गहना को तलाक देने का दबाव डालने लगी। साटिर दिमाग हितेश को घरवाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने डॉली को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की तो वह जिद पर अड़ गई। उसने हितेश के सामने शर्त रख दी कि या तो वह गहना को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर वह सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। हितेश ने डॉली से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात गहना की नींद अचानक खुली तो उसने पाया हितेश बिस्तर से नदारद है। गहना को बातचीत की आवाज़ें सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आ गई। आवाज़ें डॉली के कमरे से आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने देखा कि दोनों एक साथ लेटकर मूवी देख रहे थे। उस दृश्य ने गहना को जर कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ देर और वहाँ रुकने की। जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे यह सब हो रहा था और वह बेखबर रही। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। गहना के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछाल मार रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला वहाँ कोई नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार कुलबुलाने लगे। अगर अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करे तो उसका मन शांत हो और फिर वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो डॉली, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। अपने सोते हुए बच्चे पर नज़र डालकर गहना ने खुद को किसी तरह संयंत्र किया और फिर एक फैसला ले लिया। गहना को नींद में बेखबर समझ बड़ी देर बाद हितेश अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब डॉली ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी गहना ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो डॉली, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसीलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। गहना की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धधक रहे थे। यह क्या कह रही हो तुम? डॉली कहीं नहीं जाएगी, हितेश ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया, इसे जाना ही होगा। हितेश का सह पाकर डॉली हितेश के साथ खड़ी हो गई तो गहना के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। डॉली की ढिठाई देखकर गहना से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती गहना ने डॉली की बाह पकड़ उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा गहना के गाल पर आ पड़ा। वह सन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए हितेश उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। हितेश के रूप में एक अजनबी वहाँ खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी सी गुर्रा कर गहना बोली, सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो। मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए हितेश ने गहना के सामने ही डॉली की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अब यह भी सुन लो, मैं डॉली से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। गहना अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया हितेश अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है डॉली का किया है। तुम अपने होश में नहीं हो हितेश, यह हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। हितेश ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दे दिया। गहना अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। हितेश और डॉली एक पलड़े में थे
और उनका पलड़ा इस समय भारी था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वह इस घर में आई थी वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी अब उजड़ चुकी थी। हितेश ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो गहना की माँ और भाई का खून खौल उठा। वे किसी भी कीमत पर हितेश को सबक सिखाना चाहते थे। जिसने गहना की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, रह रह कर गहना को वह थप्पड़ याद आता जो हितेश ने उसे डॉली की खातिर मारा था। गहना के दिल में हितेश की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मुहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो गहना अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। गहना दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देख रेख में छोड़ वह उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर गहना ने अपने को काम के प्रति समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही गहना ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते ही वह तड़प उठती। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की ज़रूरत थी जहां वह अपना सैलून खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर गहना को हितेश से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर रोहन से हुई जिसने गहना को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगहें दिखाईं। असमंजस में पड़ी गहना जब कुछ तय नहीं कर पाई तो रोहन ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो गहना रोहन की एहसानमंद हो गई। रोहन के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास ही गहना का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। रोहन गहना के अतीत से वाकिफ था। बावजूद इसके वह कभी भी भूल से भी गहना को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें गहना के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो दोनों की सामी साथ गुजरने लगी। शहर में अकेली रह रही गहना पर कोई बंदिश नहीं थी। वह जब चाहती तब रोहन से मिलती। एक दिन रोहन से गहना ने पूछा, रोहन, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमानी ख्यालों में डूबा रोमन एकाएक पूछे गए इस सवाल से चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। गहना खुद तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम भी है या नहीं। जब रोहन ने उसे बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं तो गहना को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वे रोहन के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले कल का डर मन में छिपा था मगर अपने वर्तमान में वह रोहन के साथ खुश थी। रोहन की बाइक पर उसके साथ सट कर बैठी गहना को एक दिन जब हितेश ने बाजार में देखा तो वह नाक की तरह फुफकार उठा। गहना अब उसकी पत्नी नहीं थी। यह बात जानते हुए भी गहना का किसी और मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागवार गुजरा। उसकी कुंठित मानसिकता यह बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाए। घर आकर हितेश बहुत देर तक उत्तेजित होता रहा। गहना उस आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी। उसे यह बात रह रह कर दंस मार रही थी। डॉली से शादी करके उसके अहम को संतुष्टि तो मिली लेकिन डॉली गहना नहीं थी। शादी के बाद भी डॉली पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह ही रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फूहड़ थी। उसकी फिजूल खर्ची से हितेश अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो डॉली उसका जीना हराम कर देती, यहाँ तक कि तलाक और पुलिस की धमकी दे देती। अब हितेश का इश्क का भूत जल्द ही सिर से उतर गया। गहना के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके हितेश के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर गहना के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह गहना के घर और
सैलून का पता लगाकर एक दिन वह गहना के फ्लैट पर आ थमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देख गहना चौंक उठी कि हितेश को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ करने क्या आया है। यहाँ कैसी हो गहना? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। हितेश ने उसे भरपूर नज़रों से घूरा। गहना सच सवर कर रहती थी ताकि उसके सैलून में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वह आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच के मानिंद टूटे दिल के टुकड़े बटोरते उसके हाथ लहूलुहान भी हुए थे, मगर उसने अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वह अब जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। तो फिर हितेश क्या चीज़ थी? किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजों में कहा। उसकी बेखौफी देख हितेश जल भुन गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुमने मुझे मेरे बेटे से ही अलग कर दिया। आज अचानक तुम्हें बेटे पर प्यार कैसे आ गया? इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली उसकी। एक व्यंग भरी मुस्कुराहट गहना के अधरों पर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं मधुर से प्यार नहीं करता? बाप हूँ उसका। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो। कानून ने तुम्हें बेशक हक दिया है, मगर वह मेरा बेटा है, गहना ने कहा। बेटे से मिलना बस एक बहाना था हितेश के लिए। उसे तो गहना के साथ की चाह थी। बोला, सुनो गहना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हितेश के तेवर अचानक नम्र पड़ गए। उसने गहना का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा हितेश की गाल पर पड़ा। गहना ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। हितेश का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही गहना गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे तुम? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर हितेश बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो? किस किस के साथ अय्याशी करती हो सब जानता हूँ। अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और फिर गहना को बदनाम करने की धमकी देकर हितेश वहाँ से चला गया। कितना तुच्छ हो चुका है हितेश। गहना की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। वह तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे रोहन की ज़रूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फ़ोन पर रोहन का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वह अपना पर्स उठाकर उससे मिलने चल पड़ी। हितेश किसी भी हद तक जा सकता है, यह गहना को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वह रोहन से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। रोहन के ऑफिस में ताला लगा देखकर वह निराश हो गई। रोहन उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, फिर आज उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे याद आया जब वह पहली बार रोहन से मिली थी तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने पर्स टटोला, कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से गहना ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। शायद ये रोहन की माँ थी। गहना ने उनसे रोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी गहना। अच्छा बेटी तुम हो गहना, आओ आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो भागकर किचन की ओर चल पड़ी। यह सब गहना को थोड़ा सा अटपटा लगा। वो बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तब से आंटी आ गई। लो बहू, पहले यह मिठाई खाओ और यह पानी पियो। बहू? गहना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब रोहन ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था।
आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। तभी आंटी बोल पड़ी, गहना, कल रात को ही रोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बतलाया। गहना ज़मीन की ओर ताकने लगी। गहना, मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मधुर से। गहना अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ था, लेकिन मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ, रोहन के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला रोहन और तुम्हारा रिश्ता, तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से रोहन को निकलता देख गहना हैरान हो गई। मतलब रोहन ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, तो कब की शादी की डेट रखें? रोहन ने पूछा तो गहना शर्म से लाल हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।